अब हमने जब कंजुगेशन और डीलोकलाइजेशन के बात कर ही लिए तो उसी के साथ साथ क्या आ जाता है, द टॉपिक दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ कंजुगेशन एंड डीलोकलाइजेशन, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस कहते ही सबसे पहले हमारे पास इमेजिनेशन में क्या आ जाता है, बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन मॉलिक्यूल में जो 3 पाई बॉन्ड है, दोज पाई बॉन्ड्स कैन स्टे लाइक दिस, दोज पाई बॉन्ड्स कैन स्टे लाइक दिस। तो बेंजीन का ये दो क्या हो जाएगा, ये दो बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और ये रेजोनेंस कैसे डीलोकलाइजेशन के सिमिलर है, उसके लिए आप इसका भी पी ऑर्बिटल वाला डायग्राम ड्रॉ करके देखो। पी ऑर्बिटल डायग्राम हमने जैसे ड्रॉ किया था फॉर इथिलीन या फिर 1,3 ब्यूटाडाइन या फिर 1,3,5 हेक्साट्राइन, इस टाइप के डायग्राम, इस टाइप के ऑर्बिटल अरेंजमेंट फॉर साइक्लिक रिंग्स आप कैसे ड्रॉ करोगे। फॉर एनी साइक्लिक रिंग, जैसे कि आप मान लो कि आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन है बट इन साइक्लिक फॉर्म, दिस इज साइक्लो 1,3 ब्यूटाडाइन। या फिर अगर आपके पास यहाँ पे ये दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका आप पी ऑर्बिटल अरेंजमेंट्स कैसे ड्रॉ करोगे। या फिर आप मान लो आपके पास ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है जहाँ पे यहाँ पे भी कंजुगेशन है। या फिर उसके बाद क्या आता है, बेंजीन, इसका पी ऑर्बिटल अरेंजमेंट कैसे ड्रॉ करोगे। तो इन सब के लिए एक जनरल रूल है फॉर साइक्लिक पॉलीगॉन्स, दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट डायग्राम। फ्रॉस्ट डायग्राम इज टू ड्रॉ द पी पाई ऑर्बिटल एनर्जी प्रोफाइल। पी पाई ऑर्बिटल एनर्जी प्रोफाइल को ड्रॉ करने के लिए फ्रॉस्ट डायग्राम बनाया गया है एंड दिस इज फॉर पॉलीगॉन्स, दिस इज एप्लीकेबल फॉर पॉलीगॉन्स। इसमें आप क्या करते हो, इसका रूल है कि जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब कोई एक पर्टिकुलर कॉर्नर, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। जो वर्टेक्स है, द वर्टेक्स शुड बी एट द बॉटम, वर्टेक्स शुड बी एट द बॉटम, ऐसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड ईच वर्टेक्स मतलब हर एक कॉर्नर, ईच वर्टेक्स डिनोट्स और सिग्निफाइज एन एनर्जी लेवल। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या लिया था, 1,3 ब्यूटाडाइन, इसको हम ड्रॉ करते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जहां पे एक कॉर्नर उसका नीचे रहे, एट द बॉटम आपको रखना है, वर्टेक्स शुड बी एट द बॉटम एंड ईच वर्टेक्स डिनोट्स एन एनर्जी लेवल। तो क्या होगा, तो ये एक एनर्जी लेवल है, ये दोनों डीजेनरेट एनर्जी लेवल है। डीजेनरेट मतलब जिन दोनों का एनर्जी सेम है, एंड फाइनली ये एक एनर्जी है। तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन था। 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन में 2 कंजुगेट पाई बॉन्ड्स था और 2 पाई बॉन्ड्स मतलब उसके पास है टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो उन 4 पाई इलेक्ट्रॉन को हम कैसे यहाँ पे अरेंज करेंगे, 1 2 3 एंड 4। ये हो गया फ्रॉस्ट डायग्राम फॉर दिस मॉलिक्यूल। अब हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉस्ट डायग्राम फॉर 1,3 पेंटाडाइन। एक्चुअल मॉलिक्यूल ये है 1,3 पेंटाडाइन, 2 डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में, लेकिन फ्रॉस्ट डायग्राम में हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जहां पे नीचे एक वर्टेक्स रहेगा एंड उसके रिगार्डिंग एक एनर्जी लेवल और यहाँ पे 2 फाइनल एनर्जी लेवल। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो 1 2 3 4, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। सबसे नीचे यहाँ पे एक एनर्जी लेवल, फिर 2 डीजेनरेट एनर्जी लेवल, यहाँ पे और 2 डीजेनरेट एनर्जी लेवल एंड फाइनली ये वाला। अब बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो अब आप देखो, फॉर साइक्लिक मॉलिक्यूल्स ऑल्सो देयर इज अ होमोलुमो गैप, there is a homolumo energy gap and for that particular energy gap there will be a corresponding lambda, और वो lambda visible region में है या फिर नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो साइक्लिक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कलरफुल होगा या फिर कलरलेस होगा। नाउ रेजोनेंस इज नॉट ओनली फॉर बेंजीन, कोई भी मॉलिक्यूल जहां पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है और जिस मॉलिक्यूल का आप डिफरेंट बट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, मोर देन वन। डिफरेंट बट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर ये आप ड्रॉ कर सकते हो मतलब वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करता है। तो डिफरेंट बट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आप किसको बोलोगे, बस 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना है आपको। फर्स्ट कंडीशन इज द नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। नेगेटिव चार्जेस या तो फिर पॉजिटिव चार्जेस या तो फिर मल्टीपल बॉन्ड्स कैन चेंज देयर पोजीशन
विदाउट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि CH3 CH माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, फिर CH2 यहाँ पे प्लस CH2 CH double bond CH2 and another structure is CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अगर आप देखोगे ये तीनों स्ट्रक्चर इज एसेंशियली फॉर C4H7 मॉलिक्यूल। C4H7 का ये तीनों स्ट्रक्चर है, तो मॉलिक्यूल तो सेम है, लेकिन आप इसमें डिफरेंस देखो। फॉर स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2, फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, उसके बाद CH, यहाँ पे भी CH, उसके बाद CH, यहाँ पे भी CH एंड आखिरी में CH2, यहाँ पे भी CH2। चेंज क्या हुआ है? चार्जेस का पोजीशन, नेगेटिव चार्ज का पोजीशन चेंज हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड्स का पोजीशन चेंज हुआ है, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है। सो वी कैन से दैट स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3, सॉरी ये 3 होगा, 2 नहीं होगा, स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3 दे आर बोथ in resonance, they are resonating structure of each other, but for structure number 2, ये जो बीच का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फॉर द फर्स्ट कार्बन C, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम है, जबकि बाकियों का साथ 3 हाइड्रोजन एटम था। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम इसने ट्रांसफर कर दिया। So this will not be a resonating structure of C4H7 molecule. तो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। रेजोनेंस के लिए हमें क्या चाहिए था? डिफरेंट बट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमें चाहिए। तो उसका कंडीशन है कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स वो अपने पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बट विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एटम्स। एटम्स का पोजीशन आप चेंज नहीं करोगे। एंड द सेकेंड कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज, ये ठीक कंडीशन नहीं है, दिस इज मोर और लेस ऑफ अ फैक्ट दैट द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग मतलब रेजोनेंस में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आरंट रियल, दे आर नॉट रियल, मतलब आप उसको रिएक्शन मीडियम से सेपरेट नहीं कर सकते हो। दे आर हाइपोथेटिकल। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट कर लो तो मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं, वो कोई दूसरा स्ट्रक्चर होगा जो कि रियल स्ट्रक्चर है, क्योंकि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ रेजोनेंस आर ऑलवेज हाइपोथेटिकल एंड दे आर नॉट इन फ्लक्चुएशन विथ ईच अदर। बहुत टाइम ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि जैसे बेंजीन कभी इस फॉर्म में रहेगा या फिर कभी बेंजीन इस फॉर्म में रहेगा, और ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में फ्लक्चुएट होता रहेगा, और इसीलिए हम कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को रिएक्शन मीडियम से अलग नहीं कर पाएंगे। बट दैट इज रॉन्ग। फ्लक्चुएशन होता ही नहीं है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नॉट रियल, ये भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नॉट रियल। तो अगर स्ट्रक्चर ही रियल ना हो, हाइपोथेटिकल हो, तो वो एक दूसरे के बीच में फ्लक्चुएशन कैसे करेगा? सो दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इन फ्लक्चुएशन विथ ईच अदर। ये बिल्कुल अपने में फ्लक्चुएशन में नहीं रहता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये हाइपोथेटिकली मैनमेड स्ट्रक्चर्स है। एक्चुअल स्ट्रक्चर्स आर the hybrid of the contributing structures, and each CC bond has both single bond and double bond character. So आखिरी लाइन में आप ये लिखो कि the real structure, जो real molecule का structure है, is the hybrid of all the contributing structures. इसको और एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझाता हूं, जैसे CO3 2- कार्बोनेट एनायन, दिस इज नथिंग बट कार्बोनेट एनायन। अब देखो कार्बोनेट एनायन को आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट कार्बोनेट एनायन, यहाँ पे O-, यहाँ पे O-, ऐसे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे वी कैन मूव एनी ऑफ द बॉन्ड, आप इस बॉन्ड को यहाँ पे मूव कर सकते हो, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज O-, फिर ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये O-। फिर नेक्स्ट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया नेगेटिव चार्ज जनरेट करके। सो वी कैन राइट यहाँ पे O-, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O-। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या था? फर्स्ट कंडीशन था रेजोनेंस की कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज
आप यहाँ पे देखना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स कैन चेंज देयर पोजीशन, एटम अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे वही हुआ, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज अपना पोजीशन चेंज किया, लेकिन कोई भी एटम अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिफरेंट बट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। और ये एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में है। रेजोनेंस का साइन ये है बाय द वे, ये जो बीच का साइंस है डबल एरोड, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ रेजोनेंस। अब एक्चुअल में अगर इन तीनों को हम नाम देते हैं ए बी सी, तो एक्चुअल मीडियम में कार्बोनेट एनायन किस फॉर्म में रहेगा, ना तो वो ए के फॉर्म में रहेगा, ना तो वो बी के फॉर्म में रहेगा, ना तो वो सी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये तीनों फॉर्म क्या है, ये तीनों रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है हाइपोथेटिकल। तो फिर रियल स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट विल बी द रियल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर विल बी सी के साथ 3 बॉन्ड जहां पे 3 ऑक्सीजन है और बीच में एक डबल बॉन्ड, हर एक में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और हर एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, -2/3, यहाँ पे भी -2/3, यहाँ पे भी -2/3। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट एनायन। कैसे आया, रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है। जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ है, फॉर दिस स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड यहाँ है, एंड फॉर दिस स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड यहाँ है। तो हमने क्या किया, रियल स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑल ओवर द 3 CO बॉन्ड्स। अब चार्ज देखो आप यहाँ पे, फॉर स्ट्रक्चर ए यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, मतलब -2 चार्ज है। फॉर स्ट्रक्चर बी यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, मतलब यहाँ पे भी -2 चार्ज है। और स्ट्रक्चर सी के लिए यहाँ पे एक माइनस चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, मतलब स्ट्रक्चर सी में भी -2 चार्ज है। लेकिन अगर वो 3 -2 चार्ज तीनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर इक्वली कंट्रीब्यूट रहे फॉर द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, फॉर द रियल स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, -2/3, सबके ऊपर -2/3 चार्ज आ जाएगा। तो रियल स्ट्रक्चर में वैसा ही है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट रेजोनेंस इज, ये जो रियल कार्बोनेट मॉलिक्यूल है CO3 का जो रियल रिप्रेजेंटेशन है, उसका एनर्जी विल ऑलवेज बी लोअर देन द एनर्जीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एनर्जी ऑफ द हाइपोथेटिकल, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, हाइपोथेटिकल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ साइक्लोहेक्सिन मॉलिक्यूल, दिस इज नथिंग बट ए साइक्लोहेक्सिन मॉलिक्यूल जहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड को अगर हमें हाइड्रोजिनेशन करना है, मतलब 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। एंड दिस मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल देन दिस मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। सो एनर्जी प्रोफाइल में अगर हम इसको ड्रॉ करें तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सिन मॉलिक्यूल ऊपर रहेगा और साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल नीचे रहेगा। दिस इज एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस, एंड इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, दैट विल बी डेल्टा H, विच इज -120 किलो जूल पर मोल। माइनस क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन करने के बाद ये फॉर्म हमारे पास आया है साइक्लोहेक्सेन, और उसके रिगार्डिंग 120 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है एनवायरनमेंट में। इतना एनर्जी रिलीज हुआ है, एंड रिलीज होने के लिए हमको माइनस साइन यूज करना पड़ा है। तो इसको अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखोगे कि इसको हाइड्रोजिनेशन करने के बाद ये जब नीचे के पोजीशन में आया, दैट इज स्टेबल साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में आया, कितना एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हो गया -120 किलो जूल पर मोल ऑफ साइक्लोहेक्सिन। इसको आप किलो कैलोरी में भी कर सकते थे, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल। So obviously 1 kilocalorie also will be equals to 4.18 किलोजूल। तो 120 किलोजूल को हम कैसे लिख सकते हैं, 120 किलोजूल पर मोल को we can write as 28.71 -28.71 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये है इसका स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, कहाँ से, साइक्लोहेक्सिन से साइक्लोहेक्सन तक। अब अगर हम बेंजीन को हाइड्रोजिनेशन करवाए, ये तो सिंपल साइक्लोहेक्सिन का था, अब अगर हम बेंजीन मॉलिक्यूल लेके उसको कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा, 6 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए होगा। देयर आर 6 प्लेसेस, 6 कॉर्नर्स जहाँ पे हम एक एक हाइड्रोजन एटम को ऐड कर सकते हैं थ्रू हाइड्रोजिनेशन। तो 6 हाइड्रोजन एटम हमें मिल गया, और इसके बाद हमको सिंपलेस्ट स्टेबल फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल मिल गया। इसका डेल्टा H कितना है, द एक्सपेरिमेंटल डेल्टा H ऑफ दिस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन
is found to be -208 किलो जूल पर मोल। मतलब इसको भी अगर मैं एनर्जी डायग्राम में, एनर्जी प्रोफाइल में ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा आएगा। ये है बेंजीन मॉलिक्यूल और ये है स्टेबल साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल। तो इसका एनर्जी और इसका एनर्जी, इन दोनों में गैप कितना है? गैप है 208 किलो जूल पर मोल। इतना एनर्जी का गैप है। दिस इज एनर्जी प्रोफाइल। ये है एक्सपेरिमेंटल एनर्जी। ये जो हमने एनर्जी कैलकुलेट किया -208, ये एक्सपेरिमेंटल। लेकिन अगर थियोरिटिकली अगर हम सोचे, देखो साइक्लोहेक्सिन मॉलिक्यूल यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन का जो केकुले स्ट्रक्चर है, केकुले स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे रेजोनेंस हम कंसीडर नहीं करते, बेंजीन को हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि एक साइक्लोहेक्सिन मॉलिक्यूल को हम अगर थियोरिटिकली 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास स्टैटिक बेंजीन स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था और यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। सो 1 बेंजीन केकुले मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू 3 साइक्लोहेक्सिन मॉलिक्यूल। तो उस हिसाब से अगर एक साइक्लोहेक्सिन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजिनेशन करने पे 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुआ है, तो 3 साइक्लोहेक्सिन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजिनेशन करने के लिए कितना एनर्जी रिलीज होगा? -120 इंटू 3, दैट इज -360 किलो जूल पर मोल। इतना अमाउंट एनर्जी रिलीज होना चाहिए, क्योंकि एक साइक्लोहेक्सिन मॉलिक्यूल के लिए 120 हुआ था, तो 3 साइक्लोहेक्सिन मॉलिक्यूल के लिए होगा 360 किलो जूल पर मोल। सो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर हम एक स्टैटिक बेंजीन मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रॉ करें विच इज केकुले स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड केकुले बेंजीन स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम रेजोनेंस को कंसिडर नहीं करते, तो वो जब साइक्लोहेक्सेन स्टेज में आएगा, मतलब सबसे स्टेबल स्टेज में आएगा, उन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस होना चाहिए 360 किलो जूल पर मोल का। लेकिन हमने क्या देखा? एक्सपेरिमेंटली हमने देखा 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी डिफरेंस है। तो बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है और जो स्टैटिक केकुले स्ट्रक्चर है, इन दोनों में कितना एनर्जी डिफरेंस है? दैट विल बी 360 माइनस 208, ये आ जाएगा आपका 152 किलो जूल पर मोल। मतलब ये जो 152 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, दैट इज द रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन एनर्जी ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस होने के वजह से इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टेबिलाईज हो गया है। रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन एनर्जी ऑफ C6H6 यानी कि बेंजीन कितना होगा? 150 किलो जूल पर मोल। सो बेंजीन का जो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ऐसे और दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ऐसे, इन दोनों का ही एनर्जी ज्यादा होगा देन द एक्चुअल बेंजीन मॉलिक्यूल। और एनर्जी गैप कितना होगा? एनर्जी गैप होगा 152 किलो जूल पर मोल। तो रेजोनेंस क्या करता है? मॉलिक्यूल को स्टेबिलाईज करता है। यही पॉइंट प्रूफ करने के लिए हमने ये किया। द पॉइंट वी शुड रिमेंबर दैट रेजोनेंस गिव्स स्टेबिलाईजेशन टू द मॉलिक्यूल। अब आप एक चीज नोटिस करो, चाहे बेंजीन हो या कार्बोनेट एनायन हो, आपको कार्बोनेट एनायन याद होगा, वहां पे जो 3 स्ट्रक्चर था, मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। ये था कार्बोनेट एनायन का 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ये था बेंजीन का 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सिमिलरिटी क्या है? अगर इसका एनर्जी E1 है, इसका एनर्जी E2 है एंड इसका एनर्जी E3 है, देन E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3, क्योंकि ये तीनों कंप्लीटली इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है एक दूसरे के साथ। एंड सिमिलरली इन दोनों रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के एनर्जी भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल इक्वल है। लेकिन फॉर एवरी मॉलिक्यूल दिस विल नॉट बी द केस। कुछ कुछ आपको ऐसा भी मॉलिक्यूल मिलेगा जहां पे जो रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर हम उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कैन हैव डिफरेंट एनर्जीज फ्रॉम ईच अदर। उनके खुद में भी एनर्जी का डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये मॉलिक्यूल लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसके साथ और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी का, CH2 यहाँ पे प्लस CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे माइनस, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का, दैट इज CH2 यहाँ पे माइनस, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब ये बताओ, अगर ये स्ट्रक्चर है A
ये है बी और ये है सी। तो इनमें एनर्जी डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, किसका एनर्जी ज्यादा होगा और किसका एनर्जी कम होगा। नाउ फॉर दिस टाइप ऑफ केसेस वी हैव अ सेट ऑफ रूल्स। फर्स्ट रूल इज स्टेबिलिटी varies as number of covalent bonds। स्टेबिलिटी मतलब कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर विल हैव द मोस्ट स्टेबिलिटी, मतलब लेस एनर्जी। स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी कम है, लोएस्ट एनर्जी। तो लोएस्ट एनर्जी वाला कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा। अच्छा, और एक चीज, ये जो हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ये जो हम बार बार कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द, मान लो आपके पास 3-4 स्ट्रक्चर दिया है, ए बी सी डी ई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक दूसरे का। तो अब बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट मोस्ट इन रेजोनेंस, कंट्रीब्यूट मोस्ट इन रेजोनेंस। तो इसका लैंग्वेज कैसा है कि कौन सा स्ट्रक्चर ए बी सी डी ई इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर रेजोनेंस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या है इस टाइप का क्वेश्चन का, कि किसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। जिसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा यानी कि लोएस्ट एनर्जी होगा, वही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इन रेजोनेंस। ठीक है, तो ये बाद में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज स्टेबिलिटी वेरीज एज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। जितना नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होगा स्ट्रक्चर में, उतना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा। सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, स्टेबिलिटी वेरीज एज ऑक्टेट कंप्लीशन। ये मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा एक एक रूल। ऑक्टेट कंप्लीशन, ऑक्टेट कंप्लीशन मतलब पीरियडिक टेबल में पीरियड 2 में, ग्रुप का नहीं बात कर रहा हूं मैं, पीरियड में बात कर रहा हूं। पीरियड 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं रहता है। ऑक्टेट अगर एक्सपेंड नहीं हो सकता तो वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एकोमोडेट कर सकता है। तो ऑक्टेट कंप्लीशन देखना पड़ेगा। कार्बन भी है पीरियड 2 में, पीरियड 2 में कार्बन भी है। तो आपके पास अगर ऐसा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जहां पे एक में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है और एक में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो जिस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट होगा दैट विल बी मोर स्टेबल देन जिस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। सो दैट इज रूल नंबर 2। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और भी रूल है लेकिन इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि आपके पास 3 स्ट्रक्चर दिया हुआ है ए बी और सी, आप इसको एनर्जी ऑर्डर वाइज अरेंज करें, एनर्जी ऑर्डर वाइज, ओके, नॉट स्टेबिलिटी वाइज। सबसे पहले क्या करोगे, कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करोगे। तो मॉलिक्यूल ए में हम कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करेंगे। इस कार्बन में कितना बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक बॉन्ड 5, फिर 6, यहाँ पे एक 7, 8, 9, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के लिए 10, 11। तो यहाँ पे 11 कोवेलेंट बॉन्ड है। वैसे आप हाइड्रोजन को ओमिट भी कर सकते हो, लेकिन पहले देख लेना कि स्ट्रक्चर ए बी सी तीनों में सब कार्बन के साथ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा हुआ है कि नहीं। जैसे कि इन दिस केस ए बी सी तीनों स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। ए मॉलिक्यूल में यहाँ पे CH, बी मॉलिक्यूल में भी यहाँ पे CH, और सी मॉलिक्यूल में भी यहाँ पे CH। ऐसे करके अगर राइट हैंड साइड तक जाओगे तो आप देखोगे तीनों मॉलिक्यूल में सभी कार्बन के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। तो आप यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे काउंट करोगे इजीली, हाइड्रोजन को काउंट करना आप ओमिट कर दो और सिर्फ ऐसे काउंट करो कि यहाँ पे 2, फिर 3, 4, 5। तो ए में 5 कोवेलेंट बॉन्ड, बी में कितना, बी में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, बी में 4 कोवेलेंट बॉन्ड, और सी में यहाँ पे 1, 2, 3, 4। सो सी में भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड। सो ए मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल एंड सी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर हम देखें, ए में 5, बी में 4, सी में 4। और रूल नंबर 1 क्या था, स्टेबिलिटी वेरीज एज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। इस रूल को देखिए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए ग्रेटर देन बी और सी। हमें बी सी के बीच में कंपैरिजन अभी तक पता नहीं, इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ रखे हैं। तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बी सी में कैसे कंपेयर करेंगे, हमने क्या देखा था सेकेंड रूल में, स्टेबिलिटी वेरीज एज ऑक्टेट कंप्लीशन। ऑक्टेट किस में कंप्लीट है और इनकम्प्लीट है, अब हम देखते हैं। बी और सी में आप देखो, बी मॉलिक्यूल में जो सबसे पहला कार्बन है वो किस फॉर्म में है, CH2, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे प्लस। तो
तो इसमें 6 कार्बन है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि रहना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। लेकिन मॉलिक्यूल सी में भी सेम किस्सा है। मॉलिक्यूल सी में आप इस मॉलिक्यूल को, आखिरी कार्बन को देखो, यहाँ पे भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो बी में भी एक ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और सी में भी एक ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सो बी और सी का स्टेबिलिटी होगा सेम, एनर्जी सेम होगा। तो अब अगर एनर्जी ऑर्डर वाइज आप इनको लिखना है, आपको इनको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर के बिल्कुल ऑपोजिट होगा एनर्जी ऑर्डर। सो यू कैन राइट दैट बी इक्वल्स टू सी ग्रेटर देन ए, मतलब बी और सी इन दोनों का एनर्जी सेम है और दैट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। और एनर्जी प्रोफाइल में भी आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये अगर एनर्जी प्रोफाइल है फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, तो B और C ये दोनों सेम पोजीशन में होगा ऊपर, और नीचे होगा A, क्योंकि A का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब एनर्जी कम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। इस रूल को अभी तक हमने वेरीफाई नहीं किया, ये रूल वेरीफाई हो जाए ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा एग्जाम्पल कैसा होगा? CH2 प्लस OCH3 और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड OCH3। ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ? ऑक्सीजन का जो 2 लोन पेयर है उनमें से एक लोन पेयर यहाँ पे आ गया, सो दैट इज वाई यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक बाकी लोन पेयर। तो इनको हम नाम देते हैं ए और बी। अब बताओ ए और बी में एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? किसका एनर्जी ज्यादा होगा, किसका एनर्जी कम होगा? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रूल नंबर 1 हम चेक करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे आप देखो एक कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। सो स्ट्रक्चर ए में है 2 कोवेलेंट बॉन्ड और स्ट्रक्चर बी में है 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी विल बी मोर स्टेबल देन ए, क्योंकि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बी में ज्यादा है। लेकिन अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड को ना देखें, कोवेलेंट बॉन्ड को ना देख के ऑक्टेट कंप्लीशन में जाए तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड क्राइटेरिया, हम अगर ऑक्टेट कंप्लीशन देखें तो बी मॉलिक्यूल में कार्बन का, ऑक्सीजन का और इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि ए मॉलिक्यूल में इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे एक लोन पेयर, और इस कार्बन का ऑक्टेट है इनकम्प्लीट, यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बस 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। आप यहाँ पे स्टेबिलिटी और एनर्जी इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ऑल द रूल्स, ये नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या फिर ऑक्टेट कंप्लीट, दोज आर प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, दोज आर प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ये आप ध्यान रखना। तो बी का स्टेबिलिटी आप कोई से भी रूल से देखो, रूल नंबर 1 या फिर रूल नंबर 2, कोई से भी रूल से आप देखो, बी का स्टेबिलिटी ए से ज्यादा होगा। तो एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? एनर्जी ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी, ये होगा एनर्जी ऑर्डर। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है? हमने 2 रूल देख लिया था। रूल नंबर 3 है इट टेक्स एनर्जी टू सेपरेट चार्जेस, टू सेपरेट चार्जेस। इस लाइन को आप एक बार अच्छे से समझो कि प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अगर हमारे पास ऐसा एक मॉलिक्यूलर चेन है, तो अगर हम प्लस चार्ज को इधर रखेंगे, माइनस चार्ज को इधर रखेंगे, और उसी मॉलिक्यूलर चेन में अगर हम प्लस चार्ज को इधर रखेंगे और नेगेटिव चार्ज को इधर रखेंगे, तो किसका एनर्जी ज्यादा होगा? इट टेक्स एनर्जी टू सेपरेट चार्जेस। चार्जेस को ज्यादा डिस्टेंस में सेपरेट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो इस मॉलिक्यूल को अगर हम ए नाम देते हैं, इस मॉलिक्यूल को बी नाम देते हैं, तो बी का एनर्जी ए से ज्यादा होगा। एनर्जी इस तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो बी का एनर्जी अगर ए से ज्यादा है तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? स्टेबिलिटी ए का ज्यादा होगा बी से। सो 3 नंबर रूल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस वेरीज एज 1 बाई स्टेबिलिटी। अगर चार्जेस ज्यादा सेपरेटेड है तो उसका स्टेबिलिटी बहुत कम होगा। बी मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस में चार्जेस सेपरेशन ज्यादा है, ए मॉलिक्यूल में चार्जेस सेपरेशन कम है, इसीलिए ए इज मोर स्टेबल देन बी। ठीक है, सो ये है 3 नंबर रूल। इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? CH2 विनाइल क्लोराइड है एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विनाइल क्लोराइड। CH2 CHCl यह है नॉर्मल विनाइल क्लोराइड, लेकिन हमें जैसे पता है कि क्लोरीन ग्रुप 17 में बिलोंग करता है, दिस इज अ हैलोजन, तो इसके पास 3 लोन पेयर रहेगा, उनमें से कोई एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया, तो क्या होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर?
दैट विल बी माइनस, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड Cl और यहाँ पे प्लस, और बाकी दो लोन पेयर। A और B हमने नाम दे दिया। अब आप या तो फिर एनर्जी को या फिर स्टेबिलिटी को जज करो। तो कैसे करोगे? रूल नंबर 1 पहले लगाओ। रूल नंबर 1 क्या था कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना है। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल ए में यहाँ पे 2 कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे 1 कोवैलेंट बॉन्ड है, टोटल 3। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल बी में यहाँ पे 1 कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे 2 कोवैलेंट बॉन्ड है, सो टोटल 3। तो कोवैलेंट बॉन्ड से हम इसको जज नहीं कर पाएंगे एनर्जी को या फिर स्टेबिलिटी को। अब हम रूल नंबर 2 में आते हैं। रूल नंबर 2 में था ऑक्टेट कंप्लीशन। ऑक्टेट किसका कंप्लीट है और किसका नहीं कंप्लीट है। मॉलिक्यूल नंबर ए में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस कार्बन का भी, और Cl का तो है ही ऑक्टेट कंप्लीट। और वैसे ही मॉलिक्यूल बी में इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, और Cl का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे प्लस चार्ज है ये जरूर, लेकिन यहाँ पे देखो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, और यहाँ पे 2 बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट से भी, इस क्राइटेरिया से भी हम इसको जज नहीं कर पाए। तो दोनों रूल हो गया फेल हमारा इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी या फिर स्टेबिलिटी जज करने में। तब हम आएंगे रूल नंबर 3 पे। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 हमें क्या देखना है? सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ये आप याद रखना 1 बाई स्टेबिलिटी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेबिलिटी है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीशन जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी था, या फिर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी था, लेकिन सेपरेशन ऑफ चार्जेस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब आप ए नंबर मॉलिक्यूल में देखो, ए नंबर मॉलिक्यूल में कोई चार्जेस है ही नहीं, बी नंबर मॉलिक्यूल में चार्जेस है और वो सेपरेटेड है बाई 2 बॉन्ड्स। ठीक है, तो बी का स्टेबिलिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। ए का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, बी का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करें, बी का एनर्जी ज्यादा होगा देन ए। तो रूल नंबर 3 यहाँ पे ऐसे एप्लीकेबल हो गया कि ए इज मोर स्टेबल देन बी, या फिर बी इज मोर एनर्जेटिक देन ए। एंड देयर इज वन मोर रूल, दिस इज द लास्ट रूल। लास्ट रूल क्या है? द फाइनल रूल to judge the stability or energy of resonating structures is कि negative charge is more stable on more electronegative atoms, on more electronegative atoms, and likely positive charges are more stable on मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स। पीरियोडिक टेबल में आपको ये पता होगा कि अगर कोई ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाता है। वैसे ही पीरियोडिक टेबल में अगर थ्रू कोई पीरियड हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, बोरॉन से अगर हम फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। तो अकॉर्डिंग टू द 4th रूल इनका ये कहना है कि अगर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन इस टाइप के ऑलरेडी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, देन दैट इज मोर स्टेबल देन अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे, या फिर नाइट्रोजन के ऊपर या फिर फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे, तो ये लोग स्टेबल नहीं होंगे, इस टाइप के स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होंगे। सिमिलरली जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स है लाइक लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन एटसेट्रा, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होंगे रादर देन अगर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे तो वो स्टेबल नहीं होगा। सो दिस इज द रूल नंबर 4। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के वक्त, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी या फिर एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के वक्त ये जो 4 रूल हमने देखा है, इन 4 रूल में कौन से रूल हम पहले अप्लाई करेंगे और कौन से रूल आखिरी में अप्लाई करेंगे। सो द priority order of applying these rules are 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों है वो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास ऐसा एक मॉलिक्यूल है CH3O डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्जेस है, ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। ये है मॉलिक्यूल ए और इसी का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे N, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज।
इसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल बी। अब आप बताओ, या फिर स्टेबिलिटी या फिर एनर्जी के रिस्पेक्ट में इन दोनों में स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है या फिर एनर्जी किसका ज़्यादा है। तो मैं अगर सबसे पहले रूल नंबर 3 अप्लाई करूँ। रूल नंबर 3 क्या था? सेपरेशन ऑफ चार्जेस हमको देखना है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ए में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन दोनों में सेपरेशन ऑफ चार्जेस ज़्यादा है, और मॉलिक्यूल बी में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिल्कुल ही कम है। और हमें क्या पता है? हमें पता है कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस वेरीज एज 1 बाई स्टेबिलिटी। तो बी ज़्यादा स्टेबल होगा ए से, ठीक है। बी में सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिल्कुल ही कम है और ए में सेपरेशन ऑफ चार्जेस इतना ज़्यादा है, सो बी ज़्यादा स्टेबल होगा ए से, एंड दैट इज़ अ रॉन्ग आंसर। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है रूल्स का 1 2 3 4, उसको आपने फॉलो नहीं किया। क्योंकि 1 नंबर रूल एंड 2 नंबर रूल में जो क्राइटेरियाज है दोज आर मोर इंपॉर्टेंट देन द चार्ज सेपरेशन। रूल नंबर 1 में क्या क्राइटेरिया था? रूल नंबर 1 में क्राइटेरिया था कि आपको नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देखना है। अब आप मॉलिक्यूल ए में नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देखो। मॉलिक्यूल ए में यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे दो, टोटल 3 हो गया। फिर उसके बाद 4 5 6 एंड 7 8। मॉलिक्यूल ए में है आपका 8 कोवैलेंट बॉन्ड। अब मॉलिक्यूल बी में आप देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। मॉलिक्यूल बी में आपका है 7 कोवैलेंट बॉन्ड। सो कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें ज्यादा होगा दैट विल बी मोर स्टेबल, विच इज ऑपोजिट ऑफ दिस रिजल्ट, जो कि हमने रूल नंबर 3 को अप्लाई करके पाया था, रूल नंबर 1 एंड 2 को ओमिट करके। तो इसीलिए ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इसी के मुताबिक आपको रूल अप्लाई करना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जितना भी हमने सीखा है उसको अप्लाई करने के लिए। सपोज CH2 डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH3। नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और कहीं पे कोई चार्ज नहीं है। फिर नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, बस एक लोन पेयर है। एंड द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज, तो हम नाम क्या देंगे इसको? A, फिर इसको B और इसको C। आपको क्या बताना है? आपको बताना है क्वेश्चन इज विच विल कंट्रीब्यूट द मोस्ट, विच स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू रेजोनेंस। मैंने आपको बताया था इस टाइप के लैंग्वेज का मतलब क्या है। कंट्रीब्यूट द मोस्ट, इसका मतलब ही है कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, अब हम स्टेबिलिटी देखेंगे। क्राइटेरिया नंबर 1 क्या था? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे आप देखो 2, फिर 3 4 5 6 7। तो ए में है 7 कोवैलेंट बॉन्ड, फिर बी में यहाँ पे 2 3 4 5 6। बी में है 6 कोवैलेंट बॉन्ड, और सी में 1 2 3 4 5 एंड 6। सी में भी है 6 कोवैलेंट बॉन्ड। सो क्राइटेरिया नंबर 1 में ए, बी और सी में कितना कितना हमें मिला? 7 6 6। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज ए इज मोर स्टेबल देन बी एंड सी। बी और सी को हमें अभी कंपेयर करना है। सेकेंड रूल क्या था? ऑक्टेट कंप्लीशन। फर्स्ट रूल के बाद हमारे पास सेकेंड रूल था ऑक्टेट कंप्लीशन। तो बी में आप देखो जितने भी कार्बन एटम्स है, ये कार्बन एटम हो चाहे ये वाला हो चाहे ये, या फिर ये दोनों मिथाइल कार्बन एटम, सब में ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बी में तो ऑक्टेट इज कंप्लीटली कंप्लीट। बट मॉलिक्यूल सी में जो फर्स्ट कार्बन एटम है CH2 ग्रुप, यहाँ पे क्या है अरेंजमेंट? CHH, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे प्लस, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। देयर इज नो कंप्लीशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, सो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन सी। और पहले हमें मिला था ए का स्टेबिलिटी बी सी दोनों से ज्यादा है, सो द ऑर्डर विल बी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हमारा क्वेश्चन क्या था? विच स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू रेजोनेंस। तो आंसर हो जाएगा ए। स्ट्रक्चर ए का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो यही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एन एनर्जी डायग्राम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर क्या दिया गया है? हम नाम देंगे एक एक करके, ए, बी और सी। आपको इसको एनर्जी डायग्राम में, मतलब इसका एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ करना है। क्राइटेरिया नंबर 1 क्या था? क्राइटेरिया नंबर 1 था नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ए का कितना होगा, बी का कितना होगा और सी का। स्ट्रक्चर ए में 1 2
3 कोवेलेंट बॉन्ड है, सो 3। स्ट्रक्चर बी में 1 2 3 4, और इसको हम गिनेंगे नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर ए में भी हमने OH का कोवेलेंट बॉन्ड को ओमिट किया था। सो यहाँ पे टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4। तो स्ट्रक्चर बी में 4 कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रक्चर सी में 1 2 3 4। स्ट्रक्चर सी में 4 कोवेलेंट बॉन्ड। सो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारा? फर्स्ट कंक्लूजन इज बी और सी स्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन ए। अब हमें बी और सी में कंपेयर करना है। सेकेंड क्राइटेरिया क्या था? सेकेंड क्राइटेरिया हमारे पास था ऑक्टेट कंप्लीशन। हमें ऑक्टेट देखना है किसका इनकम्प्लीट है। लेकिन आप देखो कंपाउंड बी में एंड कंपाउंड सी में कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है जहां पे ऑक्टेट कंप्लीशन ना हो। यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन ऑक्सीजन का एक लोन पेयर भी तो है, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर भी है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीशन से हम बी सी का स्टेबिलिटी जज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट रूल क्या था? रूल नंबर 3 वाज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सेपरेशन ऑफ चार्जेस में कंपाउंड सी में कोई सेपरेशन ऑफ चार्जेस है ही नहीं, लेकिन कंपाउंड बी में 2 चार्जेस है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों में सेपरेशन है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कंपाउंड सी से। सो सी का स्टेबिलिटी बी से ज्यादा होगा। और उसके पहले हमको क्या मिला था कि बी और सी इन दोनों का स्टेबिलिटी ए से ज्यादा है। सो फाइनल आंसर विल बी सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ये क्या है? ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। और हमसे पूछा गया है एनर्जी डायग्राम, मतलब एनर्जी प्रोफाइल क्या होगा। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? मॉलिक्यूल सी को सबसे नीचे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बी को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ए को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर इज इनवर्स ऑफ एनर्जी ऑर्डर। अगर ए सबसे कम स्टेबल है मतलब ए का एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसीलिए ए को हमको एनर्जी डायग्राम में सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। C2H5NCO, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट एल्किल आइसोसायानेट। अगर NCO होता है दैट इज कॉल्ड आइसोसायानेट, और अगर OCN होता है दैट इज कॉल्ड सायानेट। तो ये एक आइसोसायानेट है, अल्किल आइसोसायानेट। इसका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और है। एक है C2H5N सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, और इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है C2H5N, यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड C, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आप बताओ इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सिंपली स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा गया है। अब आप देखो नाम हम देंगे A, B और C, तीनों स्ट्रक्चर को नाम दे दिया। अब सबसे पहले क्राइटेरिया नंबर 1, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे है 1 2 3 4 5। तो A में है 5 कोवेलेंट बॉन्ड, B में 1 2 3 4 5, B में भी है 5 कोवेलेंट बॉन्ड, C में 1 2 3 4 5, C में भी है 5 कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड से तो हम जज नहीं कर पाएंगे। सेकेंड क्या था? ऑक्टेट से जज करना, ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। यहाँ पे आप देखो सब जगह ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर चाहे प्लस चार्ज रहे माइनस चार्ज रहे कुछ भी चार्ज रहे, इन दोनों का लोन पेयर है, तो उससे ऑक्टेट बैलेंस हो जाता है। सो ऑक्टेट कंप्लीशन से भी हम लोग जज नहीं कर पाएंगे। 3 नंबर क्या था? सेपरेशन ऑफ चार्जेस। अब इनमें चार्ज किस में है और किस में नहीं है? कंपाउंड ए में कोई चार्ज नहीं है, कंपाउंड ए में देयर इज नो चार्ज। कंपाउंड बी और कंपाउंड सी में चार्ज है और वहां पे चार्ज सेपरेशन सेम डिस्टेंस में है। कंपाउंड बी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों में पर्टिकुलरली 2 बॉन्ड का गैप है। एग्जैक्टली लाइक दैट सी में भी प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज में ठीक 2 बॉन्ड का गैप है। तो चार्ज सेपरेशन तो बी और सी में है, लेकिन वो दोनों सिमिलर चार्ज सेपरेशन है, और ए में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। ए में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसीलिए हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ए का स्टेबिलिटी बी और सी से ज्यादा है। अब हमें जज करना पड़ेगा बी और सी में, इन दोनों में जज करना पड़ेगा। अब आते हैं रूल नंबर 4, अभी तक यूज नहीं हुआ था। रूल नंबर 4 में क्या था कि नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये देखो रूल नंबर 4 का स्टेटमेंट, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अब आप बताओ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 ही है मॉलिक्यूल,
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन दोनों में मोर नेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर स्टेबल रहेगा? O माइनस मतलब ऑक्सीजन के ऊपर या फिर N के ऊपर? ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब आप स्ट्रक्चर बी और स्ट्रक्चर सी को देखो। स्ट्रक्चर बी में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। वही ऑप्शन सी में, सॉरी मॉलिक्यूल सी में ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। सो ऑप्शन सी मेक्स मोर सेंस, क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि ऑक्सीजन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रिसाइड कर रहा है। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसका होगा? सी का, सी ग्रेटर देन बी। सो हमारा पहले ही कंक्लूजन निकल गया था कि ए ग्रेटर देन बी एंड सी, और अब कंक्लूजन निकला सी ग्रेटर देन बी। तो पर्टिकुलरली हो जाएगा ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। दिस विल बी योर आंसर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। और अगर एनर्जी ऑर्डर पूछा जाए तो क्या होगा? ठीक, इसका रिवर्स हो जाएगा, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। सो डीलोकलाइजेशन एंड रेजोनेंस यहीं तक हम रहने देते हैं। इसके बाद भी है रेजोनेंस में स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, फिर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ सॉल्वेशन, या फिर इसको आप इस नाम से पहचानते होंगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो SIP, SIR ये सब है इसके बाद रेजोनेंस के रिलेटेड, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे जब हम एसिड बेस स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये सब जज करेंगे, तब हम SIR एंड SIP देखेंगे। तो अभी तक के लिए डीलोकलाइजेशन एंड रेजोनेंस को हम यहीं तक छोड़ते हैं, क्वेश्चन में बाद में कराऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।